नमस्कार। हम सब जानते हैं कि खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है ना? पर कभी सोचा है कि ये होता कैसे है? मतलब एक रोटी या एक आलू एनर्जी में कैसे बदल जाता है? आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी दुनिया की सैर है जो हमारी आंखों से तो नहीं दिखती, पर इसी पर पूरी जिंदगी टिकी हुई है। तो सवाल सीधा सा है। आलू जैसी एक चीज जो स्टार्च से भरी होती है, वो किसी सेल के लिए, मतलब एक कोशिका के लिए, एकदम प्योर यूज करने लायक एनर्जी में आखिर बदलती कैसे है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, तो गहराई में उतरने से पहले एक बहुत ही आम कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं। हम लोग अक्सर ना सांस लेना यानी ब्रीदिंग और श्वसन यानी रेस्पिरेशन को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, सांस लेना तो बस एक फिजिकल काम है, ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना। लेकिन कोशिकीय श्वसन, असल कहानी तो ये है। ये हमारी हर एक सेल के अंदर होने वाला एक केमिकल प्रोसेस है, जहां खाने को तोड़कर एनर्जी बनाई जाती है। तो आज हमारा पूरा फोकस इसी असली कहानी पर रहेगा। ये सिर्फ फेफड़ों में हवा भरने की बात नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की हर एक कोशिका के अंदर चलने वाली एक बहुत ही कमाल की और सोची समझी प्रक्रिया है। तो हमारी इस कहानी का हीरो है ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल। ये एक सिंपल शुगर है जो हमें स्टार्च जैसी चीजें पचाने से मिलता है। यही जिंदगी का मेन फ्यूल है, और इसी मॉलिक्यूल को हमारी सेल्स तोड़कर उसमें से एनर्जी निकालती हैं। लेकिन देखिए, आप किसी बड़े मॉलिक्यूल से सारी एनर्जी एक झटके में नहीं निकाल सकते। ऐसा करने पर तो सेल ही जल जाएगी। तो एनर्जी को धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स में निकालना पड़ता है। इसलिए पहला कदम है इस शुगर मॉलिक्यूल को तोड़ना। और इस पहले स्टेप का नाम है ग्लाइकोलिसिस। इसका मतलब भी सीधा सा है, शुगर का टूटना। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? ये प्रोसेस यूनिवर्सल है। एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े पेड़ों और हम इंसानों तक, धरती पर लगभग हर जीव अपनी एनर्जी की कहानी ग्लाइकोलिसिस से ही शुरू करता है। तो इस पहले और सबसे जरूरी स्टेप में होता क्या है? पहली बात, ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, मतलब किसी खास हिस्से में नहीं। और दूसरी सबसे जरूरी बात, इसके लिए ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती। शायद इसीलिए ये इतना पुराना और हर जगह पाया जाने वाला प्रोसेस है। इसमें होता यह है कि एक 6 कार्बन वाला ग्लूकोज मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले 2 छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। इन्हें कहते हैं पाइरूवेट। अब इस तोड़फोड़ से थोड़ी सी इस्तेमाल करने लायक एनर्जी निकलती है। कुल मिलाकर हमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का नेट फायदा होता है। आप एटीपी को सेल की एनर्जी करेंसी या ऊर्जा का सिक्का समझ सकते हैं। ये बहुत छोटी सी कमाई है, पर ये तो बस शुरुआत है। असली खजाना तो आगे इंतजार कर रहा है। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज टूट चुका है, और अब वो जो 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स बने हैं, वो सेल के पावर हाउस के अंदर जाने के लिए तैयार हैं, जहां उन्हें एक सिस्टम से तोड़ा जाएगा। और ये पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, स्कूल में पढ़ा था ना, पावर हाउस ऑफ द सेल। यहीं पर एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने वाला श्वसन होता है, और एनर्जी निकालने का ज्यादातर काम यहीं पूरा होगा। माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर पाइरूवेट एक साइकिल में घुस जाता है, जिसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इसका मकसद एकदम सीधा है। इसका काम सीधे सीधे बहुत सारा एटीपी बनाना नहीं है। नहीं, इसका असली काम है एसिटाइल कोए नाम के एक मॉलिक्यूल को स्टेप बाय स्टेप तोड़ना और उसमें से हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को जमा करना। ये इन इलेक्ट्रॉन्स को खास कैरियर मॉलिक्यूल्स पर लोड करता है, ताकि उन्हें आखिरी स्टेप के लिए तैयार किया जा सके। और बस यहीं से हम कहानी के ग्रैंड फिनाले पे पहुंचते हैं। अब तक जो कुछ भी हुआ, ग्लूकोज का टूटना, इलेक्ट्रॉन्स का जमा होना, वो सब इसी आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप की तैयारी थी। यहीं पर सारी जमा की हुई एनर्जी का हिसाब किताब होगा, असली पे आउट मिलेगा। तो स्वागत है एटीपी फैक्ट्री में। असली एनर्जी पेडे यहीं होता है। इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये माइटोकॉन्ड्रियन की अंदरूनी झिल्ली यानी इनर मेम्ब्रेन पर होता है। इसे एक एनर्जी के झरने की तरह सोचिए। सबसे पहले वो कैरियर मॉलिक्यूल्स अपने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को यहां ड्रॉप कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स फिर एक प्रोटीन चेन से दूसरे पर कूदते हुए नीचे गिरते हैं और हर छलांग पर थोड़ी एनर्जी छोड़ते हैं। इस एनर्जी का इस्तेमाल प्रोटॉन्स को मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ पंप करने के लिए किया जाता है, और आखिर में जब ये सारे प्रोटॉन एक कमाल की मॉलिक्यूलर मशीन के जरिए वापस अंदर की तरफ बहते हैं, तो उनका ये फ्लो टरबाइन की तरह भारी मात्रा में एटीपी बनाता है। कितनी भारी मात्रा?
लगभग 34 एटीपी मॉलिक्यूल्स। याद है ग्लाइकोलिसिस ने हमें सिर्फ 2 दिए थे। हमारे खाने में जो एनर्जी छुपी होती है उसका ज्यादातर हिस्सा यहीं इसी स्टेप में निकाला जाता है। तो चलिए अब फाइनल टोटल करते हैं और एक आखिरी बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट पर नजर डालते हैं। यह प्रोसेस सिर्फ एक तरफा रास्ता नहीं है। तो अगर हम सब कुछ जोड़ें तो ग्लूकोज के सिर्फ एक मॉलिक्यूल से हमारी सेल लगभग 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बना सकती है। ग्लाइकोलिसिस से 2, क्रेब्स साइकिल से 2 और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बम्पर पेआउट से लगभग 34। ये एक अविश्वसनीय रूप से एफिशिएंट सिस्टम है। और ये बात तो और भी कमाल की है कि ये प्रोसेस सिर्फ तोड़ने फोड़ने का काम नहीं करता। रेस्पिरेशन एक एम्फीबोलिक पाथवे है, मतलब ये एक 2-वे स्ट्रीट है। सोचिए, ये सिर्फ एक डिमोलिशन साइट नहीं बल्कि एक मॉलिक्यूलर लेगो फैक्ट्री भी है। इस प्रोसेस के दौरान जो बीच में मॉलिक्यूल्स बनते हैं उन्हें रास्ते से निकालकर फैटी एसिड, अमीनो एसिड और शरीर के लिए दूसरे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सचमुच जिंदगी के मेटाबॉलिज्म का सेंट्रल स्टेशन है, जहां ट्रैफिक आता भी है और जाता भी है। तो कुल मिलाकर बात यह है, ये छोटी सी प्राचीन फैक्ट्री जो अरबों सालों में धीरे धीरे विकसित हुई है, आज धरती पर मौजूद हर तरह की जिंदगी को चला रही है। ये पौधों में चल रही है, ये हमारे अंदर चल रही है, और ये हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपनी इस अद्भुत फैक्ट्री को चलाने के लिए कैसा ईंधन दे रहे हैं?